Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की, जिसके अंदर बोर्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो इसके क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करते हैं। तो उसको करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, डिफाइन द टर्म टिंडल इफेक्ट। डिफाइन द टर्म टिंडल इफेक्ट। ये पूछा था हमसे, ये क्वेश्चन आया दिल्ली 2009 में पूछा था टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना। तो आपने टिंडल इफेक्ट देखा होगा अपने घरों में। आपने देखा है कि जब घर में किसी कोने से जो सनलाइट है एंटर करती है किसी रूम के अंदर, तो आपको क्या होता है, लाइट का पाथ विजिबल होता है ना। तो लाइट का पाथ कैसे विजिबल होता है आपको? जो एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है उसके कारण। या आप देखते हैं कि जब आप डेंस फॉरेस्ट में जाएं तो ऊपर से अब जब फॉरेस्ट में कैनोपी बनी रहती है, एक कैनोपी आप समझते हैं छत सी बन जाती है काफी, जो आपके लॉन्ग ट्रीज के ब्रांचेस के द्वारा। तो उसके बीच में से जब क्या होती है, सनलाइट एंटर करती है तो हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है ना। तो टिंडल इफेक्ट यही होता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली रिलेटेड है कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट का किस तरीके से हम बताएंगे कि जब बीम ऑफ लाइट आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास की जाती है और उसको परपेंडिकुलर देखते हैं टू द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो आपको जो लाइट का पाथ है विजिबल हो जाता है। यही जो इल्यूमिनेटेड पाथ है, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं, और फिनोमेना टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो बेसिकली यही आपके पास क्या है, टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है ना। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट when a beam of light is passed through beam of light is passed through when a beam of light is passed through a colloidal solution beam of light is passed through colloidal solution and viewed perpendicular viewed perpendicular to the path of incident light to the path of incident light the path of incident light the path of light become visible the path of light become visible as a bright streak ठीक है, become visible as a bright streak the illuminated path the illuminated path is called Tyndall cone. Illuminated path is called Tyndall cone, and the phenomena
and the phenomenon is called Tyndall effect. Is called Tyndall effect. Is called Tyndall effect, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, Tyndall effect कहते हैं। तो समझ आएगा आपको क्या बेसिकली Tyndall effect होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ कोगुलेशन प्रोसेस। व्हाट इज द कोगुलेशन, व्हाट इज अ कोगुलेशन प्रोसेस। व्हाट इज अ कोगुलेशन प्रोसेस, ठीक है ना। कोगुलेशन प्रोसेस क्या होता है, ये पूछा गया था 2009, ऑल इंडिया 2009 में पूछा गया था कोगुलेशन प्रोसेस क्या होता है ना। तो कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन करना, उनको जमाना, ठीक है ना, उसको हम कोगुलेशन कहते हैं या प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ settling of colloidal particles ठीक है, is called coagulation, ठीक है, और precipitation of the solution, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो कोगुलेशन बेसिकली इसको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इमल्शन। व्हाट इज एन इमल्शन, ठीक है। तो इमल्शन भी कोलाइडल पार्टिकल होता है, 2010 में पूछा गया था, 2010 लिक्विड में। इमल्शन भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। पर इमल्शन कैसे बनता है, जब लिक्विड में लिक्विड प्रेजेंट हो, है ना। इमल्शन बेसिकली क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड। जैसे कि मिल्क आपका क्या है, एक इमल्शन है, लिक्विड इन लिक्विड। तो एक यहाँ पे ये लिक्विड क्या हो गया आपके पास, डिस्पर्स्ड फेज हो गया, डिस्पर्स्ड फेज, और ये लिक्विड आपके पास क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम, है ना। हमने बात की थी नेचर की बात की थी हमने, नेचर ऑफ व्हाट, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्जन मीडियम, है ना। तो हमने बात की थी कि सॉलिड लिक्विड गैस में जब डिस्पर्स फेज होंगे तो किस तरीके से उनके बीच में कोलाइडल जो सॉल्यूशन है तैयार होता है। तो इमल्शन वही है, लिक्विड इन लिक्विड में, उसको हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। गिव एन एग्जांपल ऑफ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है। हमें बताना है कि शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते क्या है। ये पूछा गया था आपसे, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट 2011, ऑल इंडिया 2011 में आया था शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट एक्चुअल में है क्या, कि जो कैटलिस्ट रिएक्शन होती है जिसमें कि आपका स्मॉल साइज मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व होते हैं आपके पोर्स में या आपके किसी सिलेक्टिव एब्जॉर्बेंट की कैविटीज में, जैसे कि जियोलाइट्स हो गए, तो उनको हम क्या कहते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो जियोलाइट एक एग्जांपल है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का, इन्हें हम बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, है ना। द catalyst reaction in which a small sized molecule are
absorbed in pores and cavities of selective adsorbent, है ना। हमने बात की थी दो, एक एड्जॉर्बेट होता है, एड्जॉर्बेंट होता है। एड्जॉर्बेंट जहाँ पे जिसको सरफेस मिलता है, एड्जॉर्बेट को सरफेस मिलता है क्या होने के लिए, एड्जॉर्ब्ड होने के लिए। तो किस पे एड्जॉर्ब्ड होता है वो, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे, तो उसे हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं, ठीक है ना। लाइक जियोलाइट, ठीक है। जियोलाइट आपका क्या है, एक सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। नेक्स्ट इज defined electrophoresis. Defined electrophoresis. Defined electrophoresis ये भी 2011 में पूछा था, दिल्ली 2011 में। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपके एनोड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे वो अपना चार्ज लूज करके आपके कोगुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रिक current is passed through colloidal solution, when electric current is passed through colloidal solution, the positively charged soul moves towards cathode and negatively charged souls moves towards anode and ultimately loses their charge to get coagulate. ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने जब देखा था इस तरीके से चार्ज आपके अपोजिट किसकी तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं और वहां पे जाके क्या हो जाता है, अपना चार्ज खत्म करके कोगुलेट हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट आर लाइफोफोबिक कोलाइड। व्हाट आर लाइफोफोबिक कोलाइड, ठीक है। लायोफोबिक कोलाइड क्या होते हैं, ये पूछा गया था आपसे ऑल इंडिया 2011 में, ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया 2011। अब देखो आप लायोफोबिक कोलाइड, फोबिक का मतलब हो गया आपके पास, आपको फोबिक का मतलब होता है, आपको मतलब क्या करना, डर, हेट है, ठीक है ना। तो लायो यहाँ पे क्या होता है, वाटर, और फोबिक मतलब क्या हो गया, डर। तो वाटर हीटिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, वाटर हीटिंग जो कोलाइड्स होते हैं उन्हें हम लायोफोबिक कहते हैं, जो पानी से तैयार नहीं होते। दो तरीके के हमने कोलाइड्स पढ़े थे, लायोफिलिक और एक लायोफोबिक, है ना। लायो मतलब वाटर लविंग, लायोफिलिक मतलब वाटर लविंग, तो लायोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग, जो वाटर से हेट करते। तो हमने देखा कि ऐसे जो सोल्स हैं अगर आप उनको वाटर के साथ क्या करो, प्रिपेयर करो, तो बेसिकली वो बनते नहीं है,
है ना। तो हम क्या करते हैं, स्पेशल तरीके का इस्तेमाल करते हैं उनको बनाने के लिए। और एक बार आपने इनको कोगुलेट कर दिया तो जमने के बाद ये वापस से उसी सोल में नहीं आ सकते, है ना, वापस से सोल में ये बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रिवर्सिबल सोल्स भी इसी वजह से हम इरिवर्सिबल सोर्स कहते हैं कि ये कैसे इरिवर्सिबल, एक बार बन गए तो वैसे ही रहते हैं। तो बेसिकली ये आपके क्या होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड पेप्टाइजेशन। डिफाइंड पेप्टाइजेशन। डिफाइंड पेप्टाइजेशन, ठीक है ना। ये ऑल इंडिया 2012 में पूछा था पेप्टाइजेशन के बारे में कि पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो पेप्टाइजेशन बेसिकली क्या है कि हम क्या करते हैं, हम जो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलते हैं, है ना, कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। और कैसे, आप क्या कर दो, शेक कर दो, है ना, उसको किसी डिस्पर्जन मीडियम से शेक कर दो, है ना, या आपके पास क्या हो, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, तो इस वजह से पेप्टाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो पेप्टाइजेशन आप समझ आए कि होता क्या पेप्टाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ converting a precipitate process of converting a precipitate into colloidal solution. Colloidal solution by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte. ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने देखा होगा जो कफ सिरप्स आती हैं तो एडवाइस करते हैं कि कफ सिरप को आप पहले क्या कर दो, उसको बॉटल को अच्छा अच्छे से शेक करो तब जाके पियो। तो वो भी एक बेसिकली क्या हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना। और वो उसमें जो पार्टिकल्स है नीचे आपके बॉटम में जाके बैठ जाते हैं ऐसा पीपीटी की प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। हमने क्या करना है, उसको वापस से कोलाइडल सॉल्यूशन में लाना है। हम उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं, है ना, ताकि वापस से अपनी कोलाइडल स्टेट में आ जाए। कोलाइडल स्टेट में आप देखते हैं ना, कोलाइडल स्टेट क्या है, जैसे मिल्क है ना, तो मिल्क में भी क्या है, पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, आपके सरफेस में क्या है, अंदर बल्क में प्रेजेंट होते हैं, है ना। अगर वो नीचे बैठ जाए तो फिर तो वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। उस टाइम वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। सस्पेंशन में आपके पास जब तक आप उसको क्या कर रहे हो, स्टिर कर रहे हो, तो जो पार्टिकल्स हैं वो रहते हैं इन द मिडिल ऑफ द सॉल्यूशन। बस जैसे आप छोड़ दो तो पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाते हैं। जैसे आप मिट्टी अगर आप पानी में डालो तो मिट्टी पानी में डालने पे ऐसी चीजें होती, यही चीज होता है। तो यही आपके पास होता है इसके बारे में। तो पेप्टाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि आप प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर रहे हो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट को क्या कर रहे हो, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये आपके पास क्या है, पीपीटी। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ NH3 and CO2, out of NH3 and CO2 which gas will be out of NH3 and CO2 which gas will be absorbed more readily
more readily on the surface of activated charcoal and why। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि NH3 और CO2 में से कौन सी गैस एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर जल्दी से एडजॉर्ब्ड होगी और क्यों, है ना। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंपार्टमेंट दिल्ली 2012 में, क्वेश्चन आया था कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था। तो NH3 गैस जो है वो आपका जल्दी से एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब्ड करती है क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है ना। CO2 से क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इजिली लिक्विफेबल गैस है और वंडरवॉल फोर्स आपके स्ट्रॉन्ग। हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे व्हाट फिजिकल नेचर, फिजिकल एडजॉर्प्शन की जब हमने बात की थी तो वहां पे हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी फिजिकल एडजॉर्प्शन की, और हमने देखा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपके पास एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक नेचर होता है, इनका स्पेसिफिक नेचर नहीं होता था। हमने कहा था कि जो जब हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ एडजॉर्बेट की, है ना भाई, एडजॉर्बेट है ना, NH3 और CO2 तो क्या है, एडजॉर्बेट है, और इनको एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब्ड होना है जो कि क्या है आपके क्या है, एडजॉर्बेंट है। अब जब ये एडजॉर्बेंट के ऊपर क्या होता है, एडजॉर्ब्ड होता है, हमने कहा था कि वहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका जो वंडरवॉल फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और हम ये तो देखते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं एडजॉर्ब कैसे होते हैं, एक वंडरवॉल फोर्स के कारण होते हैं, है ना। उनके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, और कैसा वंडरवॉल फोर्स, जो कि एक तरीके का वीक आपके पास फोर्स है ना। तो NH3 यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जल्दी से एडजॉर्ब हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो NH3 will become adsorbed more easily, ठीक है। NH3 will become adsorbed more easily on the activated charcoal because it has high critical temperature as that of CO2. Also, van der Waals force are strong, ठीक है। तो इस वजह से आपका एडजॉर्प्शन जल्दी से तेजी से कहाँ होने लगेगा, आपका इसके NH3 का जल्दी से होने लगेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, how can a colloidal solution and true solution of the same color can be distinguished from each other, तो ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली 2012 कंपार्टमेंट में आया था।
कंपार्टमेंट दिल्ली 2012 में। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है और एक ट्रू सॉल्यूशन है, दोनों सेम कलर के आपको दिखाई देते हैं। तो आप कैसे पता लगाओगे कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है दूसरा ट्रू सॉल्यूशन है? तो हमने देखा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करता है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है और पाथ विजिबल होता है जो कि टिंडल इफेक्ट शो करता है। और जो ट्रू सॉल्यूशन होंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, ट्रू सॉल्यूशन नहीं करेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम वही लाइट क्या करते हैं उस पर डालेंगे और हमें पता चल जाएगा अगर पाथ विजिबल है तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, नहीं है तो ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है ना? तो कोलाइडल सॉल्यूशन scatters a beam of light. True solution scatters a beam of light. ठीक है, while true solution does not. True solution does not. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन है ना, दो एप्लीकेशन बताने हैं एडजॉर्प्शन की। ऑल इंडिया 2012 में पूछा था ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जाम में। एप्लीकेशन बताने आपको एडजॉर्प्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है ना। तो एडजॉर्प्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है आप देखते हैं कि आपने आजकल, इससे पहले कोरोना का टाइम चला था तो हमने क्या करते हैं, अपने N93 N95 मास्क हमने लगाए थे, है ना। तो वहां पे उस मास्क में क्या रहता है, मास्क के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है, एड्सॉर्ब कर देता है अपने ऊपर, है ना, जिस वजह से फ्रेश जो एयर है वो हम इनहेल कर पाते हैं। तो एक एप्लीकेशन ये हो गया उसका, जो गैस मास्क होते हैं, है ना। आप देखते हैं कि जो कोल माइंस होते हैं जहाँ पे बहुत सारी पॉइजनस गैस निकलती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम गैस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो चारकोल वहाँ पे ऐसा एड्सॉर्बेंट का काम कर रहा है जो कि उन जो पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब करके, है ना, आपको सांस लेने में मदद करता है। दूसरा हम बोलते हैं डीकलराइजेशन ऑफ शुगर। अगर आप शुगर को डीकलराइज करना चाहते हैं तो वो भी क्या है, एडजॉर्प्शन की क्या है, एप्लीकेशन है। तो ये दो एप्लीकेशन है आपके पास, दो हमें बतानी थी। इन डीकलराइजेशन ऑफ शुगर, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर फर्स्ट है आपके पास, ठीक है। और सेकंड वन इज गैस मास्क, in gas mask charcoal is used which adsorbed poisonous gases in माइंस, कोल माइंस या माइंस, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को आप इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया इससे पहले उससे रिलेटेड है, व्हाई डू नॉट ट्रू सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। ये कह रहा है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट क्यों शो नहीं करते। कंपार्टमेंट ऑल इंडिया 2012 में पूछा था कि ट्रू सॉल्यूशन आपके टिंडल इफेक्ट क्यों नहीं शो करते, मींस पाथ ऑफ लाइट को, वहां पे पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो डायमीटर होती है डिस्पर्स्ड, आपके जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं उनकी डायमीटर बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, जो जिस लाइट की वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती लाइट की, तो हमें पाथ विजिबल नहीं होता, टिंडल इफेक्ट वहां पे नहीं हो सकता, है ना। तो इन ट्रू सॉल्यूशन
in true solution the diameter of the dispersed particle is much small than the wavelength of light used. So there is no scattering of light. So there is no scattering of light, है ना, कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। तो बेसिकली ये रीजन होता है कि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट क्यों शो नहीं करते। नेक्स्ट इज आउट ऑफ physisorption. Physisorption means physical adsorption, and chemosorption means chemical adsorption. इन दोनों में से which has higher enthalpy of adsorption? Which has higher enthalpy? Which has higher enthalpy of adsorption? ठीक है, फिजिसॉर्प्शन और कीमोसॉर्प्शन में से हायर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन किसकी होती है? तो हमने बात की थी जब हम कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे कि केमिकल एडजॉर्प्शन में बहुत ज्यादा होती है 80 से 240 किलो जूल, और फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपकी 20 से 40 किलो जूल के बीच में रहती है, तो बहुत कम है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड होते हैं, तो इस वजह से, है ना। तो कीमोसॉर्प्शन has higher enthalpy due to presence of chemical bond, है ना। केमिकल बॉन्ड के होने की वजह से कीमोसॉर्प्शन में क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। तो बेसिकली ये आपका क्या है? रीजन है ना। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या रहता है? आपके पास फिजिकल एडजॉर्प्शन में वंडरवॉल फोर्स है ना, तो अट्रैक्शन आपकी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में बहुत ज्यादा है ना। तो एंथैल्पी, हायर एंथैल्पी एडजॉर्प्शन है। और हमने बात की थी दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होती है, मतलब हीट रिलीज होती है। आपको बताया था कि जब बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट रिलीज होती है, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है ना। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, है ना, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो केमिकल बॉन्ड आपको पता है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो उसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी, इसलिए उस वजह से उसकी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू केमिकल। फिजिकल एडजॉर्प्शन आप देख ही पा रहे हैं कि फिजिकल में 20 से 40 किलो जूल है, और केमिकल एडजॉर्प्शन में कितनी है? 80 से 240 किलो जूल। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए थे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।